हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं राम निवास एक बार फिर आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल पिनेकल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए पेन और पेपर लेकर और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्या कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ राम एंड श्याम इज 28 ईयर। इफ रहीम रिप्लेस राम देन द एवरेज एज विल बिकम्स 26 ईयर। इफ रहीम रिप्लेस श्याम then the average age will become 30 year. What are the respective age of राम, श्याम एंड रहीम। राम और श्याम की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि रहीम राम का स्थान ले ले तो औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। यदि रहीम श्याम का स्थान ले ले तो औसत आयु 30 वर्ष हो जाती है। तो राम श्याम और रहीम की औसत आयु बताई, मतलब जो क्रमशः एज है वो आपकी क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, अब की पूछ रहा है औसत आयु तो राम और श्याम, तो इनकी एवरेज एज, तो राम और श्याम देखिए आपसे क्या पूछा, राम श्याम पहले इनकी एवरेज एज 28 साल रहनी चाहिए। कहने का मतलब दोनों का जो सम है वो 56 होना चाहिए। 56 आपको किस में लग रहा है? ठीक है, आपको टोटल कितना लगना चाहिए भाई? 56। ठीक है, तो यहां तो भाई 56 56 यानी ये कितना, अच्छा ये इधर रह गया। ओके, तो यहां 56 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें 56 है। ठीक है, और क्या है आपसे पूछ रहा है कि भाई रहीम अगर किसका स्थान ले ले, राम का स्थान ले ले, तो राम अब रहीम और श्याम दोनों की कितनी है? 26 हो जाती है। रहीम और श्याम की 26, या आप यूं देखो रहीम श्याम का स्थान ले ले तो रहीम और फिर राम रह गए, राम और रहीम दोनों का 30 वर्ष हो जाता है। तो आप इनका देखो 30 वर्ष हो जाता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही आपसे पूछा है, डायरेक्ट आपका ए ऑप्शन हो रहा है। एक बात बताइए कि राम प्लस श्याम इज इक्वल टू कितना है? 28, यानी सम कितना है? 56 हो जाएगा। तो रहीम अगर राम की जगह आ जाता है तो रहीम और कौन है? श्याम। कितना हो जाएगा? 26 है ना, 52 साल हो जाएगा, 52 ईयर। इफ रहीम रिप्लेस श्याम, रहीम श्याम को रिप्लेस कर देता है तो राम और रहीम दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितना हो जाता है? 60। तो आपने ये देखा कि 2 और इधर क्या, राम प्लस रहीम और प्लस का क्या, श्याम। तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाती है? आपने कहा सर 160 166 हो जाती है। तो यहां पर आप देखिए कि राम प्लस रहीम और प्लस का क्या है, श्याम, दोनों 83 हो रहे हैं। अब यहां से हमें क्या करना है कि वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। और आपको वैल्यू निकालनी किसकी? राम की। राम की निकालोगे तो रहीम और श्याम इसमें से हटा दो। ठीक है, दोबारा देख लो यार, इसमें ये 56 आ गया, ये 52 आ गया, और राम और रहीम श्याम का स्थान ले ले तो औसत 360 हो जाता है। तो ये हो गया 160 188 आ रहा है। कितना आ रहा है? 100 कितना आ रहा है? 68 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ कि मैं रहीम और श्याम को हटा दूं, रहीम और श्याम को अगर मैं हटा दूं इसमें से, तो इसका मतलब 52 इसमें से चला जाएगा, तो श्याम 32 साल का आ जाएगा। उसके बाद मैं रहीम को निकालूं तो मैं राम और श्याम को हटा दूं, तो इसका मतलब 56 इसमें से अगर मैं हटा दूं, 50 हटाऊं तो 34, और 34 में से फिर मैं 6 हटा दूं तो आपको सर 28 आ जाएगा। ठीक है, तो रहीम कितना आ गया? 28। तो सही जा रहा है एकदम। श्याम कितना आ रहा है? राम और रहीम को हटा दो 60, यानी कितना आ गया? 24। आप देख लो कि सारी वैल्यू यहां पर आपको एज इट इज मिल रही है। तो इस क्वेश्चन को तो हमने पहले ही कर लिया था, कुछ करने की ज्यादा जरूरत इसमें खास थी नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे थे सम ऑफ द प्रेजेंट एज of father and his son is 94 year. 80 years ago their respective ages were in the ratio 2:1. After 10 years what will be the ratio of the age of the father and the son? करेक्ट, पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? 94 वर्ष। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। फादर और उसके सन, उनकी आयु का योग कितना है? तो आपसे बोला कितना गया है कि 94 ईयर। ठीक है, तो 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 2:1। तो इसका मतलब 8 साल पहले की बात है।
तो मैं मान लेता हूं 2x है और ये कितना है आपका x है, या 2:1 है। क्लियर। तो हमने देखा 8 साल पहले की बात है, इसका मतलब यहां पर कितना है 3, और 3 को किसके बराबर करूं 94, -8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 चला गया, तो 80 आ गया, 2 चला गया तो 78 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा सर 26 आ गई। कितनी है 26। इसका मतलब अब जो पिताजी है इसके वो 52 साल के हैं, 52 ईयर के, और इनके जो पिताजी के बेटाजी है वो आपके 26 साल के हैं। अब पिताजी और बेटाजी दोनों 10 साल बाद में कितना हो जाएंगे, इसका मतलब इनका रेशियो निकालना है। तो आपने कहा सर 52 आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, इसका मतलब 52 प्लस 10 हो जाएगा, और सॉरी 10 क्या, ये एज है 8 साल पहले की। कब की, 8 साल पहले की। ये तो देखिए प्रेजेंट है, और ये क्या है, आप यूं कह सकते हो 8 ईयर एगो, इतने साल पहले। तो सोचो जो पहले 8 साल पहले थे, फिर प्रेजेंट में आएंगे, फिर 10 साल, 18 इसमें ऐड करना होगा। ओके। आपने फिर आगे देखा कि इसके अंदर कितना हो गया, आपने कहा सर ये है 26 और इसमें फिर 18 ऐड करना होगा, यहां पर टोटल 70 हो जाता है, और ये आपका 44 हो जाएगा। तो रेशियो आपका 35:22 आ जाता है। बताइए, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। Two circles having equal radius intersect each other such that the each passes through the center of the other. Sum of diameter of these two circles is 84 centimeter. What is the length of the common chord? समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों के व्यास का योग कितना है, 84 सेंटीमीटर। तो इसकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी, इसके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। क्लियर है। तो हम देख लेते हैं भाई, कुछ इस हिसाब से इसको कलर कौन सा करें, ये वाला ब्लैक ही ले लेते हैं। तो हमने बना लिया 2 सर्कल, ओके, और इनको हमने करा दिया इंटरसेक्ट। दोनों आइडेंटिकल है क्या, बिल्कुल आइडेंटिकल है, समान त्रिज्या के, एक दूसरे के सेंटर से होके पास हो रहे हैं। ठीक है। यहां से कह रहे कॉमन कोड की लेंथ बतानी है, यहां से ये वाली। तो आपने कहा सर यहां पर अगर सेंटर है, एक सेंटर यहां है, तो जब आपके पास में दोनों की डायमीटर मैं d1 प्लस d2 इज इक्वल्स टू 84 बोल दूं, तो क्या r1 प्लस r2 को 42 बोल सकता हूं। आपने कहा सर बिल्कुल। अब दोनों का सेम ही तो है, अगर मैं इसको 2r लिख दूं तो 42, तो r की वैल्यू 21 सेंटीमीटर बोल सकता हूं। आपने कहा सर ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, सेम रेडियस है। क्लियर है। फिर आपने ये देखा कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैं 21 सेंटीमीटर लेता हूं, ये 21 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये और ये पार्ट कितना है, 21/2 सेंटीमीटर। ये 21 अपॉन कितना है, 2 सेंटीमीटर है। अब मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, ये x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये a है और ये कितना है आपका b है, और ये पॉइंट आपका क्या है, o मान लो इसे। मैं आपसे अगर OA का बोलूं तो आप क्या बोलोगे, OA मतलब x का अगर निकालने का बोलूं तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे इस रूट में क्या करोगे, या आप x स्क्वायर कर दो, तो आप कहोगे सर 21 का स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 21 स्क्वायर का चौथाई जब इसमें से जा रहा है, तो आप यूं समझो कि ये बन जाएगा, इसका 3/4 पार्ट रह जाएगा, किसका, 441 का। जब इसको वापस सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 21 और नीचे कितना आ गया, 2 और √3 आ जाएगा। तो मुझे अगर ए बी निकालना है तो मुझे दुगना करना पड़ेगा, किसको, 21/2 √3 को। यहां से 21 √3 मेरा आंसर आ जाता है, 21 √3 आंसर आ जाता है। ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है।
सिंपल और आसान क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं। ये तो गजब का ही क्वेश्चन है। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी इसका मान क्या है। ऐसा अलजेब्रा में भी पूछा जाता है, नंबर सिस्टम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन को समझना, थोड़ी क्वेश्चन की भावनाएं समझ लेना कि 98 का स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर माइनस का 95 स्क्वायर, ऐसे करते हुए हम चल रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं। हमने देखा कि 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, इसकी बात करते हैं। इससे पहले मैं छोटी सी एक बात यहां करना चाहूंगा कि अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूं तो आप इसको क्या बोलोगे, आपको सर ए प्लस बी, और हम इसको ए माइनस बी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर मैं यहां पर 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर कर दूं तो आपको सर कोई दिक्कत नहीं, 12 प्लस 11 कर देंगे और इधर 12 माइनस 11 कर देंगे, कोई समस्या नहीं। तो यहां पर आपने फिर देखा तो टोटल आपको 12 प्लस 11 ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसके डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। आगे चलो, अगर मैं 98 का स्क्वायर और माइनस 97 का स्क्वायर करूं तो यहां पर आप कहोगे 98 प्लस कितना आ जाएगा 97, और इधर फिर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बात तो वैसे की वैसे ही है। इसका मतलब हमें सम फाइंड आउट करना है, और कहां से कहां तक। आपने कहा सर 98 प्लस 97 प्लस 96 प्लस, और ऐसे करते हुए हम जा रहे हैं 11 तक। इसका सम निकालना है। इसका सम निकालना इजी है। सम कभी भी निकालना हो तो ध्यान में रखना हमेशा एवरेज और मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ टर्म का ध्यान रखना बस। एन कैसे निकालोगे, तो एन के लिए आप हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई फर्स्ट टर्म और माइनस का क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम लास्ट मान लेते हैं। नीचे कितना कर देंगे, हमने कहा सर 1 कर देंगे, और इधर प्लस का 1 कर देंगे। डिफरेंस बीच में 1 का ही है। यहां से हमने देखा कि हमारे पास में कितना आ गया 87, और 188 टर्म आ जाएगी। एन की वैल्यू कितने 88। तो हमने सम देखा तो सम मेरे पास में कितना आ गया, हमने कहा सर 80 नंबर ऑफ टर्म्स 88 है। एवरेज कितना होता है, एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन कितना होता है 2 होता है। यहां से हमने देखा कि 109 को मल्टीप्लाई किससे करना होता है 44 से, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। 44 का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 9 फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 और फिर 1 आ जाएगा, 1199 आ जाएगा। 1199 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 1199 उसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 36 यानी 3 आ जाएगा। 36 और 3 कितना हो गया 39 यानी 3 आ जाएगा। 4 और 3 कितना हो गया 7, और फिर कितना आ जाएगा 4। तो 47 96 मेरा आंसर आ गया। बस बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। कौन सा हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ बाइक एंड ट्रक बाई 5 कंपनीज। नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दिखाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाई ऑल द 5 कंपनीज इज 201.5% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बाइक बाई ऑल द 5 कंपनी। सभी 5 कंपनियों द्वारा ट्रक का कुल उत्पादन सभी 5 कंपनियों द्वारा बाइक के कुल उत्पादन का 201.50% है। ठीक है, यानी आपने देखा कि ये जो ब्लैक वाले ये आपकी बाइक है और ग्रे कलर वाले आपके क्या है, ट्रक है। तो हमसे बोला गया सभी 5 कंपनियों द्वारा ट्रक का जो कुल उत्पादन है, तो ट्रक आपका ग्रे कलर का है, तो ट्रक का जो कुल उत्पादन है वो कितना हो जाएगा। आपने कहा सर प्रोडक्शन ऑफ ट्रक, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो मैं बात करता हूं ट्रक की, तो ट्रक मेरे पास में कितने हो जाएंगे। आपने कहा सर ये बन जाएगा आपका 12 और ये कितना हो गया 16। ठीक है, 12 और 18 2000 हो गया क्या, ठीक है, ये 24 और ये कितना हो गया 3250। क्लियर। उसके बाद में हमसे बोला गया कि बाइक के कुल उत्पादन का, तो बाइक और निकाल लेते हैं भाई। बाइक का प्रोडक्शन देखिए, तो बाइक के प्रोडक्शन की बात करें तो 16 बन जाएगा और इधर कितना बन जाएगा 1100, तो 2700 और ये आपका हो गया 5, तो 27 और 5 3200। तो कह रहा है कि जो ट्रक का उत्पादन है वो बाइक के कुल उत्पादन का, तो इससे तो हल्का सा ही ज्यादा लग रहा है यार। परसेंटेज अगर मैं निकालूं तो 3250, नीचे कितना आ जाएगा 3200 और इधर कितना आ गया। ठीक है, तो यहां से हमने देखा हल्का सा ही लग रहा है, हल्का सा कितना कि 101 पॉइंट समथिंग परसेंट के नियर अबाउट आपकी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो इसका गलत है। तो कह रहा है इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब ये तो करेक्ट ही नहीं है, तो इससे ये गलत हो जाएगा, इससे ये गलत हो जाएगा।
अब ये सही हो सकता है, इसके लिए चेक करना पड़ेगा। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक एंड ट्रक बाई कंपनी आर इज 800। कंपनी आर द्वारा बाइक और ट्रक दोनों का जो एवरेज है, सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर ले तो एवरेज कैसे निकालते हो मेरे भाई? आपने कहा सर हम 900 और प्लस 700 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, 800 बन जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब आपका कौन सा हो जाएगा? ये तो सही है, तो गलत पूछ रहा है ना, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। हम बता देंगे भाई ये गलत है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टू पीपल ए एंड बी आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 220 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर एट 10:30 AM. After 30 minutes, A starts moving towards B at a distance of 40 km per hour, while at 12 PM, B starts moving away from A at a speed of 30 kph. At what time will they meet on the next day? कह रहा है कि दो व्यक्ति A और B प्रातः काल 10-10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। सुबह सुबह की बात है और A है वो इस मूड में था कि भाई मैं 10:30 और AM की बात है, प्रातः काल, ए इधर की ओर चलने को तैयार था और बड़ा खतरनाक इसका मूड था और ये कह रहा है कि मैं 40 kph के हिसाब से चलूंगा, ठीक है। और यहां से ए है ये, बी यहां पर था, बी ने कहा जी मेरा मूड भी बहुत खराब है और मैं इस साइड से कभी भी चल सकता हूं, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 220 किलोमीटर थी। कितनी? 220 किलोमीटर। और जो ही क्या हुआ कि भाई 30 मिनट बाद ए 40 kph की स्पीड से बी की ओर चलना शुरू करता है और बी घबरा जाता है और बी दोपहर को 12 बजे वो क्या करता है भाई, दोपहर 12 बजे ए से 30 किलोमीटर पर आवर की गति से दूर चलना स्टार्ट हो जाता है और ये इससे दूर भागता है, ठीक है। और दूर किस हिसाब से भागता है? ये 30 kph के हिसाब से, ये इससे मिलने के लिए पीछे पीछे भागता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जिससे अगर आपको किसी से मिलना है तो आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए ना उससे, तभी मिल पाओगे, अदरवाइज पूरी जिंदगी भर नहीं मिल पाओगे आप, है ना। तो आपने ये देखा कि 30 मिनट के बाद, तो 30 मिनट के बाद ए, तो अब ये बात 10:30 की थी, 30 मिनट के बाद ए, तो इसका मतलब बात कितने बजे की है? 11 बजे की। अब 11 बजे ये चलना स्टार्ट होगा और जब ये चलना स्टार्ट होगा तो ये तो 12 बजे चलेगा, तब तक बढ़िया खाना खुना खा के एकदम घर पे आराम कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये 1 घंटे में यहां तक आ जाएगा। तो जब यहां तक आ गया तो 40 किलोमीटर के बीच की दूरी है, इस दूरियों को इसने मिटा दिया। अब इनके बीच दूरी रही कितनी है? आपने कहा सर अब तो दूरी बस थोड़ी बहुत ही है, 180 किलोमीटर ही रही है। अब आपको पता है जब दो चीजें आपस में मूव कर रही हो सकता है सेम डायरेक्शन में हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में हो। डायरेक्शन आपकी कोई भी हो तो हमेशा मोशन होता है वो रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है। ऐसा हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, छोटी क्लासेज में पढ़ते हैं, एज वेल एज हायर स्टडीज में भी पढ़ते हैं। तो हमने कहा 180 और दोनों की जो रिलेटिव मोशन है इन सेम डायरेक्शन, इसका मतलब इनको मिलने के लिए हमेशा इनका जो गैप होता है, पीछे वाले की जो स्पीड है वो जितना एक्स्ट्रा यानी जितनी एक्सीड कर रही है वो वैल्यू हमेशा उसको मिलाएगी। इसका मतलब यहां पर कितना हो गया? 18 आवर। कितने घंटे भाई? 18 घंटे में मिल लेगा। अब 12 घंटे बाद में तो सेम टाइम रिपीट हो जाता है। इसका मतलब अगर बात 12 बजे की थी वो भी दोपहर की, तो रात के 12 भी बज जाएंगे, उसके बाद में 6 घंटे और लगेंगे, तो दूसरे दिन सुबह के 6 बज जाएंगे। तो एक्चुअली में जो टाइम था और इनका मिलने का जो टाइम था वो कितना था भाई? आपको 12 PM और प्लस 18 आवर, आप कह सकते हो कि इट विल बी 6 AM ऑफ अनदर डे, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा? 6 बजे। और इनका मिलन कितने बजे होगा भाई? 6 बजे इनका मिलन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बड़ा ही गजब क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इस टाइप के जो कंसेप्ट है उनको बढ़िया प्रिपेयर कर ले। आपको बोला गया कि x + 1/(x - 2) = 8। अब एक चीज बताइए जरा कि भाई यहां पर आपको नीचे x - 2 दिया है, आपसे पूछा क्या है कि देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1/(x - 2) का होल स्क्वायर प्लस x - 2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब कहोगे सर इस टाइप के क्वेश्चन तो हमें आते ही नहीं है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है? तो भाई इनको अगर सीखना है तो आपको मैथ 6800 क्वेश्चन की जो बुक है उसका सॉल्यूशन कोर्स में जाके आप इसको देख सकते हो, और उसको देखने के लिए आपको सॉल्यूशन कोर्स परचेज करना पड़ेगा जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस में है। तो आपने देखा कि यहां पर मुझे x - 2 बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया कि दोनों तरफ -2 कर दिया,
भाई इसको मैं x बना देता हूं, ठीक है। तो यहां से मैंने देखा कि इसको मैं अब क्या बना दूं भाई, आपने कहा सर एक बार x माइनस टू इधर कर दो और 1/x माइनस टू पढ़ा ही है और इधर 8 माइनस टू हो जाएगा। तो अब मेरे पास में बन क्या गया, आपने कहा सर x माइनस टू एक सिंगल टर्म इस साइड में हो जाएगी, 1/x माइनस टू इधर हो जाएगा। आपके पास में कितना बन गया भाई, 6 बन गया। अब इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाइए। जब आप स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाओगे तो x माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस 1/x माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस का कितना हो गया, 2 हो गया। तो 36 माइनस का 2 कितना हो गया, आपने कहा सर 34 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 34। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा भाई, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए, गजब का क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आपसे बोल रहा है कि इन ट्राइंगल XYZ, in triangle XYZ, P is a point on side YZ, XY equals to XZ if XPY is equals to 90 degree and YP equals to 9 centimeter, then what is the length of YZ? कह रहा है कि ट्राइंगल XYZ में P भुजा यानी XYZ में P है वो भुजा YZ पर स्थित एक बिंदु है। तो P जब YZ पर स्थित एक बिंदु है तो ये P की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, P की बात करते हैं। तो P है वो YZ पर स्थित एक बिंदु है और आपसे बोला कि जो XY है वो और YZ दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। कौन सा भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आपसे क्या बोल रहा है कि जब समान भुजाओं से कोई लाइन आ रही है और यदि XPY अब ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये इसकी मीडियन बन जाती है, इसकी हाइट बन जाती है, ठीक है। तो सामने वाली YP अगर 9 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब मेरे भाई ये भी कितना होगा, 9 सेंटीमीटर ही होगा। तो जो YZ अगर आपसे पूछ लिया इसने तो 9 + 9 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 18 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला है, देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि 10A और मल्टीप्लाई बाय 10B इक्वल्स टू 1 होता है कब, जब A + B इक्वल्स टू कितना हो, 90 डिग्री। ध्यान में रखना। तो ये 90 तो 1 आ जाएगा, ये 90 तो 1 आ जाएगा, ये 90 तो 1 आ जाएगा और ये 90 तो 1 आ जाएगा। कितना आ गया, 4 आ गया, बस खत्म बात। ये क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आपसे कह रहा है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय 6 कंपनीज, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय ऑल 6 कंपनीज। नीचे दी गई तालिका में 6 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाया गया है, तो सभी 6 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर का औसत उत्पादन क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हमने देखा सर ये क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमारे पास में टोटल कितना हो गया, आपने कहा सर 200 और यहां पर अगर हम बात करें तो 1 2 और ये 3 तो 500 बन जाएगा, 600 तो 680। तो एवरेज अगर फाइंड आउट करना है तो टोटल हमारे पास में नंबर ऑफ डोमेन कितने हैं, 6, देन 1 1 एंड फिर कितना हो जाएगा, आपने कहा सर ये बन गया 3 पॉइंट, कितना हो गया, फिर आपने कहा सर अगेन 3, तो 113.33 एंड बी ऑप्शन और क्वेश्चन फ्री, ठीक है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग ए कैलकुलेटर फॉर द सर्टेन प्राइस, इफ ही सेल्स द कैलकुलेटर एट डबल द प्राइस देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक आदमी एक कैलकुलेटर को एक खास कीमत पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है, यदि वह उस कैलकुलेटर को दोगुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही आसान और गजब का क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि आदमी अगर कीमत पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है, इसका मतलब 100 रुपए की चीज है उसको बेच रहा है 120 पर, ठीक है। देन सीपी, ये यहां पर क्या है, एसपी, ओके। कैलकुलेटर को उस दोगुने मूल्य पर बेचता तो इसका मतलब इसको कितने में बेचना चाहता है, 240। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, आपने कहा 100 पर 140 कम कर रहे हैं ना, इसका मतलब परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, 140%। अरे भाई 100 से जितना ज्यादा है तो वही तो आपका प्रॉफिट होता है ना, तो वही डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए सिंपल सोचो थोड़ा, आपसे क्या बोला है कि इफ 3 cosec a इक्वल्स टू 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a इंटू 10a। आपसे बोला 3 cosec a इज इक्वल्स टू कितना, 7, ठीक है। तो यहां से हम बना लेते हैं ट्रायंगल, ठीक। आपने यहां पर देखा
कि भाई ये हमारा ए है। क्लियर? कोसेक ए की बात हो रही है। एक्चुअल में साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस यानी ये कोसेक ए क्या हो जाएगा? कोसेक ए की बात करें तो 7/3 हो गया। तो हाइपोटेनस अपॉन क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये कितना होता है? 49। 49 में से अगर ये चला गया, कौन चला गया? 49 में से अगर आपका 3 का स्क्वायर 9 चला गया तो 40 बचेगा। तो 40 का कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 4 मल्टीप्लाई बाई √10। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाई बाई 10, इसका मतलब क्या हो गया? 2√10। ठीक है, 2√10। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है कि कोस ए और टेन ए। तो कोस ए कितना होगा? आपने कहा सर 2√10 अपॉन कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 7, और यहां पर कितना हो गया? 3 अपॉन कितना हो गया? 2√10। यहां से इसका मतलब 3/7 हो जाएगा। क्लियर? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन 5 ईयर। व्हाट इज द टोटल इनकम इन द ईयर एम एंड एन टू द टोटल एक्सपेंडिचर इन ईयर जे के एल। दिए गए दंड आलेख में 5 वर्षों में कंपनी की आय और खर्चे को दिखाया गया। वर्ष एम और एन में कुल आय का अनुपात जे के एल के कुल खर्चे से कितना % है? सिंपल सी बात है। इससे इजी और आसान क्वेश्चन तो क्या हो सकता है बताइए? हो सकता है क्या कोई? चलिए हमने क्या देखा कि भाई आपसे बोला गया कि द बार ग्राफ गिवन शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन 5 ईयर। आपने देखा जो एकदम डार्क कलर दिख रहा है वो आपकी इनकम है और बाकी आपका एक्सपेंडिचर, और दोनों के बीच में जो गैप आता है वो आपका सेविंग हो जाता है। तो आपसे बोला एम और एन में, यानी एम और एन की बात करें तो दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, दोनों में कुल आय का, तो कुल इनकम की बात कर रहा है भाई। तो कुल इनकम इसकी कितनी है? तो आपने कहा सर इनकम, और यहां पर एक्सपेंडिचर से पूछ रहा है, और इनकम किसकी? एम और एन की। ठीक है, और खर्चा किसका? के और एल का। समझ में आई बात? और क्या पूछ रहा है? जे के एल का। खर्चा किसका? जे के एल, तीनों का। तो हमने ये देखा कि दोनों में यहां पर कितना हो गया? भी 1200 हो जाएगा टोटल। और आगे खर्चे की अगर बात करें तो खर्चा 600 तो ये हो गया, और 3 तो 950 ये हो जाएगा। 0 से ये कैंसिल आउट कर दूं, इसको 24 से, इसको 19 से, इसका मतलब सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, उड़ाते रहो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी P is the centroid of this triangle. Side ABC is 16√3 cm. What is the distance of point P from the side BC? एक समबाहु त्रिभुज ABC में P इस त्रिभुज का केंद्रक है, सेंट्रोइड है। तो त्रिभुज ABC की भुजा इतनी है, तो भुजा BC से बिंदु P की दूरी बताइए। एकदम गजब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या है समझना सबसे पहले। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है कि भाई समबाहु त्रिभुज ABC में तो A, ये बी, और ये क्या है आपका सी है। तो इस त्रिभुज का केंद्र क्या है? पी। केंद्र का मतलब जो सेंट्रोइड है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एबीसी की भुजा 16√3 दे रखी है, तो सेंट्रोइड, इसका मतलब ये सेंट्रोइड किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? मीडियन। और मीडियन सामने वाली साइड को किस पार्ट में इंटरसेक्ट करती है? 1/1 रेशियो में, तो बराबर भाग में। तो इसका मतलब मैं इधर 8√3 कर दूं और इधर भी कितना कर दूं? 8√3 कर दूं। कोई समस्या किसी को? आपने कहा सर बिल्कुल नहीं, ये 16√3 हो जाएगा। अब मुझे यहां पर ये P पॉइंट है और इसको 2:1 में इंटरसेक्ट करती है। जो P है वो 2:1 में इंटरसेक्ट करता है, जहां से ये मीडियन प्रोड्यूस होती है उसी साइड से। ठीक है, तो कह रहा है भुजा BC से P की डिस्टेंस यानी 1 की ये डिस्टेंस आपको बतानी है। इसके लिए मुझे ये हाइट पता होनी चाहिए। तो हाइट का मतलब मीडियन और हाइट दोनों सिमिलर होती है, दोनों सेम चीज होती है। तो मैं यहां पर मीडियन और हाइट की बात करूं तो दोनों √3/2 A हो जाएगा। तो √3/2 A कितना है? आपने कहा सर A हमारे पास 16√3 है, ये कितना हो गया? 8 मल्टीप्लाई 3 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे अगर ये निकालना है, इसको मैं O पॉइंट बोल देता हूं। तो अगर मुझे OP निकालना है तो OP कितना हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 24, देन इट विल बी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहे द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज।
एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो अब क्रम मूल्य नहीं है, ये क्रय मूल्य है, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो ये सीपी है और इधर कितना है आपका एमपी है। ओके, तो ये कितना आपका 100 और ये कितना हो जाएगा 140। तो कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अगर मैं इस पर 20% का डिस्काउंट कर दूं, कितना कर दूं भाई, 20% का मैं डिस्काउंट कर दूं, तो इसका मतलब 28 चला जाएगा, तो 112 बचेगा। आप खुद बताइए ना, जब 100 की चीज 112 में बिक रही है तो 12 ज्यादा लग रहा है ना, तो 100 से जितना ज्यादा वो परसेंटेज प्रॉफिट हो जाता है, तो 12%, बी ऑप्शन आपका खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके लगभग आपके 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाने चाहिए। इससे ज्यादा अगर टाइम लग रहा है तो भाई दिक्कत है। Ram alone can do a work in 5 days, working 4 hours a day. Sima alone can do the same work in 3 days, working 10 hours a day. How many hours do they need to work together in a day to complete the same work in 6 days? राम अकेला एक दिन में 4 घंटे काम करके किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। तो इसका मतलब राम की एफिशिएंसी इन आवर्स में ले आता हूं कि भाई 4 घंटे काम करोगे तुम, 5 दिन करोगे तो 20 घंटे काम होगा। ठीक है, उसी तरीके से सीमा उस काम को अकेले 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 दिन में खत्म कर देती है। ठीक है, 10 घंटे काम करेगी 3 दिन में तो 30 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद में इसी काम को 6 दिन में पूरा करने के लिए उसके साथ मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं एक्चुअल में काम है क्या। तो हमने देखा ये 3 है और ये 2, इनकी एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई भाई, एफिशिएंसी आ गई। अब हमने देखा कि दोनों मिलके काम करेंगे, तो टाइम देख लेते हैं। तो दोनों मिलके अगर काम करें तो दोनों की एफिशिएंसी 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया 12 आवर, 12 घंटे में। तो कितने दिन, कहना है 6 दिन में काम करना है। तो हमने ये देखा कि जब आप 6 दिन में काम करोगे, इसका मतलब दिन के कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 2 घंटे पर डे के हिसाब से काम करना होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इससे सिंपल क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता यार, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी, और इधर आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का क्या है, बी स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, खत्म बात। ऐसा कहां दिख रहा है आपको, ए यहां पर हमारा एक्स है और बी आपका 1 है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो फटाफट इन क्वेश्चन को करते रहो बस। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सर्कम रेडियस। एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या इतनी है तो परित्रिज्या कितनी होगी। आपको एक चीज तो पता होगी कि भाई इन रेडियस और सर्कम रेडियस में दोनों में, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो 1:2 होता है। तो इसका मतलब जब एक की वैल्यू 4 है तो भाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा सर 8 सेंटीमीटर, बस खत्म बात। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे क्या करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी इसकी जो मान है वो कितना होगा, 1440 और माइनस कितना है, आपने कहा सर 200, और इसको 50 से डिवाइड कर रहे हो, फिर 2 से मल्टीप्लाई प्लस का 3 कर रहे हो। तो यहां से आपने देखा कि ये वैल्यू कितनी होगी 4, तो 440 माइनस का 4 को 2 से करके फिर 3 आ जाएगा, तो 440 और माइनस के 8 और प्लस का 3 है। ठीक है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो आज तक ही किसी ने नहीं पूछा। तो ये कितना हो गया 1435, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ऐसे लग रहा है जैसे सेकंड क्लास का पेपर चल रहा हो। इसमें आपके बोला है कि इन एन एग्जामिनेशन 45% स्टूडेंट पास्ड इन 45% स्टूडेंट पास्ड इन हिस्ट्री एंड द 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी। इफ 8% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट देन व्हाट परसेंट स्टूडेंट पास्ड इन द बोथ सब्जेक्ट। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में यानी हिस्ट्री में, और 60% किस में हो जाते हैं, हिंदी में पास हो जाते हैं। ठीक है, यदि 8% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो एक बात बताइए, यहां पर बात हिंदी की हो रही है और हिंदी में पास कितने हो रहे हैं 45%। ओनली मैं डायग्राम पास का बना रहा हूं। ठीक है, या तो पास का बनाओ या फेल का बनाओ। तो यहां पर बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में क्या होगा कि भाई 60%। अब एक बात बताओ, टोटल पास होने वाले 105% है। अब यहां पर देखो एक्चुअल में पास वाले कितने हैं, आपने कहा सर 100% में से जब 8% घटा दो तो 92% ही रहेंगे ना भाई, 8% तो फेल हो रहे हैं दोनों में।
तो इसका मतलब 92% कैटेगरी इस संसार में जो पास हो रही है। इसका मतलब मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा कि 92 इसमें से हटाना पड़ेगा, तो 3 और ये कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 1, तो 13%। एक्चुअल में यहां पर जो वैल्यू एक्सीड हो रही है ना, ये हमेशा बीच वाले का मान होता है 13%। मतलब ये हिंदी में पास, ये हिस्ट्री में पास, ये दोनों में पास, तो बीच वाली जो कैटेगरी है ना वो हमेशा बोथ की कैटेगरी होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, यानी 13%। कोई समस्या किसी को, कोई संकट नहीं होना चाहिए भाई। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें पूछा कि इफ द हाइट ऑफ द टू सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड द रेडियस आर इन द रेशियो ऑफ 6:5, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। दो बेलन की ऊंचाई का अनुपात कितना है, तो h1 रेशियो h2, इट विल बी 2:3, एंड रेडियस r1 रेशियो r2 6:5। देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर्स, यानी रेशियो ऑफ वॉल्यूम विल बी v1/v2। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअली में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो पाई आपकी कांस्टेंट टर्म है, और आपको नोटेशन क्या देना, पहले का तो 1 1 कर दो, दूसरे का 2 2 कर दो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको पता है ये कितना बन गया, r/6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2, और नीचे कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और h2 कितना है, आपने कहा सर 3। इसको कैंसिल आउट करके यहां से फ्री करो, आपने कहा सर ऊपर 24 नीचे 25। क्या ऐसा आंसर आ रहा है क्या, आपने कहा सर बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला कि 2 सेक स्क्वायर बाई 2 सेक स्क्वायर माइनस 9 सेक और थीटा। आप थीटा ले लो ना, यहां कोई थीटा ले लो, एक्चुअली में क्या है, यहां पर थीटा है। ठीक है, सब में थीटा है, क्लियर। तो आपसे बोला कि भाई थीटा सेक थीटा और +7 इक्वल्स टू 0। क्या करें भाई ऐसा, तो आपको पता है कोस 0 1 होता है ना, तो भाई सेक 0 भी 1 होगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पर थीटा इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं, तो भाई 2 - 9 और +7 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0। तो मामला तो एकदम सेट हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई है। तो जब यहां पर राजी है सब कुछ, तो हमें कहां दिक्कत है। तो आपने कहा सर कोस स्क्वायर 0 डिग्री और प्लस कितना है, सेक स्क्वायर 0 डिग्री, तो 1 + 1 कितना हो गया, आपने कहा सर 2 हो गया। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है द टेबल गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ बाइक एंड ट्रक बाय 5 कंपनीज। नीचे दी गई तालिका में 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाया गया। जीवन क्या है, सभी कंपनियों 5 कंपनियों द्वारा बाइक का औसत उत्पादन, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक बाय ऑल द 5 कंपनीज। तो आपने देखा 5 कंपनी बाइक का एवरेज है, तो हमने देखा एवरेज कितना हो गया, आपने कहा सर ये वैल्यू की 600 700, तो 805 हो गई। और डिवाइड किससे कर दूं मैं, 5 से डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइड करने पर मेरे पास में 170 आ गया। ओके, और फिर बाद में Z2 क्या, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय ऑल द 5 कंपनीज, और यहां पर भी एवरेज की बात हो रही है, तो एवरेज इसका भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने कहा सर ये कितना बन गया 300, और ये कितना हो गया 600, और ये हो गया 875 डिवाइडेड बाय 5, देन इट विल बी 175। ओके, और यहां से हमें क्या बोला गया है कि भाई Z1 और Z2 का रेशियो बता दो, तो 170 और 175। तो यहां से जब मैं इसको डिवाइड करूं, तो आप खुद देखो ना कितना आ रहा है, एक 34 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, एक 34, एक 35 आ जाएगा, एक 34 है और एक 35 आ जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात, 34 और 35। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे बोला है सम अमाउंट्स टू ₹6580 in 2 year and the amounts to ₹7896 in 3 year on compound interest and compounding annually at the same rate of interest. What will be the annual rate of interest? ठीक है, कह रहा है कि समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर। तो 1 साल का गेप है ना, तो 1 साल का गेप में हमेशा ऐसा ही CI हो चाहे SI हो, जब गेप 1 साल का होता है हमेशा, तो ये हमेशा आपका एक सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही ट्रीट करता है। तो आपने यहां पर देखा कि गेप कितना हो गया, तो ये बन जाएगा 6580, डिफरेंस कितना है 6 और ये 1,
और आपने कहा सर ये वैल्यू बन जाती 3 और 1, तो परसेंटेज रेट कितनी हो गई? आपने कहा सर 3116 अपॉन 6580 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये नीचे आ गया 5 एंड 20% रेट आ जाएगी, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपसे क्या पूछा गया कि 5/12, इसको ऑफ को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं तो 6/25 माइनस 5y कितना है 6, मल्टीप्लाई 12/33 प्लस 5y कितना है 11, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं 33 अपॉन कितना आ गया 25, नीचे कितना आ गया? आपने कहा सर 1/6 मल्टीप्लाई 2/1 और प्लस 1/6 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/6, यहां से कैंसिल आउट कर देते हैं। आपने कहा सर ये 5 आ जाएगा, इधर कितना आ गया 2 आ गया, इधर 2 आ जाएगा और इससे कैंसिल आउट करो 3 आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट करो 5 आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? आपने कहा सर कोई समस्या नहीं, ये 3 है और इधर ये फ्री है, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो रहा है क्या? आपने कहा सर बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, तो 2 हो जाएगा, नीचे 3, ऊपर यहां वैल्यू कितनी बन रही है? आपने कहा सर ये 2 है 5 है, तो कितना 1/10 और माइनस ये कितना हो गया ऊपर 10 अपॉन कितना है 33 और प्लस कितना है 3/5 और नीचे कितना है 1/3 और 3 कहां चला जाएगा ऊपर। तो आपको पता है ऊपर अगर मैं इसको सोल्व करूं और एलसीएम लो इनका, तो 3 तो यहां आ जाएगा, क्लियर है, ऊपर चला गया तो भाई यहां पर रहेगा। नीचे जब आप इनका एलसीएम लोगे तो 330 ले लेता हूं मैं, तो ऊपर आ गया 33 और माइनस का कितना हो गया 100 और प्लस 5 से इसको करोगे तो आपने ये देखा कि 65 नहीं सॉरी 66, ठीक है, 66 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा? आपने कहा सर ये बन गया 198। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाया तो मेरे पास में 98 बचा और 98 को इसके साथ मैंने ऐड कर दिया, इससे कैंसिल आउट करके 110 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई? 98 इसके साथ में आ गया तो 30, अगर मैं इसको 2 दे दूं तो ये 100 बन जाएगा और 131 और नीचे कितना हो गया 110, 131 110, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई हमारी सेट में टोटल 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपने पूरे वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आ गई। तो साथ साथ में इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।